नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। आज हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की रसायन विज्ञान के पाठ संख्या 12 का जो टॉपिक है कार्बोक्सी अम्ल, उस कार्बोक्सी अम्ल में अम्लों की जो अम्लता होती है उसको किस तरीके से मापा जाता है और कैसे उसको ज्ञात करते हैं, किस मात्रक के तहत उसको इंडिकेट करते हैं। आज हम उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी COOH एक कार्बोक्सी अम्ल का सूत्र लिख लेते हैं। जब इस सूत्र को हम क्या करेंगे, ये कार्बोक्सी अम्ल को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, वाटर के अंदर आयनित होगा। सबसे पहले आयनित होगा RCOO माइनस में प्लस क्या निकलेगा यहाँ से H प्लस। ठीक, अब जो H प्लस निकलेगा, ये वाला H प्लस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के पास जो होता है, ऑक्सीजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यह उस परमाणु के पास या उस यौगिक के पास चला जाएगा जहां पहले से या तो उसके पास प्लस माइनस आवेश दिखाई देता हो, या फिर वहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, या उस जगह इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक हो। तो यहाँ H2O के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो अब ये किस तरीके से जुड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा H2O है, एकांकी इलेक्ट्रॉन है, और ये H प्लस जो है वो इसके पास अधिशोषित हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो इसको क्या करेगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट करने पे क्या बनाएगा, H बॉन्ड O बॉन्ड। ये तो संरचना होती ही हमारी जल की है। और जल क्या करेगा, जल का जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा। तो ये जो रूप है वो हमने कैसे लिख लिया, हमने लिख लिया H3O पॉजिटिव। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्रव्यन, ये क्या है, ये हमारी साम्यावस्था है। साम्यावस्था पर क्या होता है, अवियोजित अणुओं का संख्या बट्टे वियोजित अणुओं की संख्या, यानी वियोजित अणुओं की संख्या बट्टे अवियोजित अणुओं की संख्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है। तो वो जो अवस्था होती है वो हमारी साम्यावस्था कहलाती है। 11वीं के पाठ में ये साम्यावस्था बताई गई है। तो अब हम क्या करेंगे, साम्यावयनी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, तो इनमें क्या होगा, एक साम्यावस्था स्थिरांक हमने ले लिया के बराबर क्या होगा, देखिए साम्यावस्था स्थिरांक के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जब लगाते हैं तो जो उत्पाद होते हैं वो हमारे ऊपर लिखे जाते हैं। तो और एक्टिव मास के, यानी RCOO माइनस का शक्ति द्रव्यमान, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा H3O प्लस का शक्ति द्रव्यमान, क्योंकि हमारे क्या है उत्पाद, और ये उत्पाद हमने कहाँ लिख लिया ऊपर, अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा RCOO H का शक्ति द्रव्यमान और H2O का शक्ति द्रव्यमान। होता क्या है यहाँ, अब देखिए ये जो हमारी मान है ना, इस मान को हम कैसे लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव। जब H3O पॉजिटिव भी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, यानी इसका आयनित होगा, तो ये बनाएगा H2O प्लस H प्लस। अगर हम इस चीज को यहाँ रखें, ये क्या है, ये हमारा H3O का सक्रिय द्रव्यमान है, तो इस H3O का सक्रिय द्रव्यमान यहाँ, और ये हमारा पास क्या है, हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान अगर यहाँ रख दें तो H2O का सक्रिय द्रव्यमान इस H2O के सक्रिय द्रव्यमान से कट जाएगा और बचेगा क्या है यहाँ पर H। इसलिए ये हमारा H2O कैसा है, H2O का जो कांस्टेंट H2O का जो एक्टिव मास है वो इज इक्वल टू होता है स्थिरांक। किसके होता है, स्थिरांक के होता है, क्योंकि इसकी सांद्रता में इस क्रिया के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके मॉलिक्यूल जितने थे वो के वही मॉलिक्यूल यहाँ पर है।
तो नीचे वाले से और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा H+। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरह हमने आपको समझा दिया है। तो आगे क्या होगा, H2O का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू कैसा होगा, स्थिरांक होगा। जब H2O का सक्रिय द्रव्यमान स्थिरांक होगा तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इन कांस्टेंट का गुणा कर देंगे, तो K इंटू H2O का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, RCOO माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, और क्या हो जाएगा यहाँ पर H3O पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्या आ जाएगा, एसिटिक अम्ल का सॉरी कार्बोक्सी अम्ल का सक्रिय द्रव्यमान। अब हमारा क्या हुआ कि ये दोनों कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसके लिए, एसिड के लिए, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि H2O का सक्रिय द्रव्यमान इक्वल टू हम लिख देंगे Ka। तो हमारे पास नई संरचना क्या बन जाएगी, नया जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, Ka इक्वल टू RCOO माइनस का सक्रिय द्रव्यमान H3O पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्या बचेगा हमारा RCOO H का सक्रिय द्रव्यमान। इस तरीके से हमारा ये एक फॉर्मूला बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे जा करके इनकी मात्रा को निकालेंगे। अब देखिए, यदि हमें इसका सक्रिय द्रव्यमान मालूम हो, इसका सक्रिय द्रव्यमान मालूम हो और इसकी वैल्यू मालूम हो, तो हम कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, के ए ज्ञात कर लेंगे। अब इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से फॉर्मेट करेंगे। तो दूसरे तरीके से फॉर्मेट करने के लिए हमने कहा यहाँ पर ले लिया, यहाँ देखिए क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा, हमें क्या करना है, H3O यानी H3O पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। तो जब पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे तो हम इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू Ka इंटू RCOO H का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा, RCOO माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। और ये जो है वो किसके बराबर है, क्योंकि H2O कैसा हो गया, H2O तो हमारा कांस्टेंट ही है। तो ये जो वैल्यू होती है H3O पॉजिटिव का सक्रिय द्रव्यमान, ये चीज़ बराबर होती है H+ के सक्रिय द्रव्यमान के बराबर। क्योंकि वाटर हमारा मॉलिक्यूल कैसा होता है, उदासीन होता है, और जब उदासीन होता है तो वो जो जितना भी गुणधर्म होगा एसिडिक नेचर का, वो केवल H+ के कारण होगा। जब H+ के कारण होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फिर H+ का सक्रिय द्रव्यमान बराबर Ka इंटू RCOO H का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन RCOO माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ गया। अब इसके दो तरीके हैं ज्ञात करने के। दो तरीका क्या है ज्ञात करने के, कि हमारे पास H+ का मान निकला गया तो हम क्या निकालेंगे, pH। तो हम क्या करेंगे, pH बराबर माइनस लॉग H+ का सक्रिय द्रव्यमान, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, इन फॉर्मूला की इन वैल्यूओं से, इनके मानों से हम क्या करेंगे, H+ का मान निकालेंगे। और जब H+ का मान निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, pH मिल जाएगा। pH मिल जाएगा तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, अम्लता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो अम्ल की यानी pH जो वैल्यू होती है अम्ल के लिए, अम्ल के लिए pH का जो मान होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के और 7 से कम यानी 7 तक होता है, यानी 7 से पहले। 7 वाला तो हमारा उदासीन हो जाता है, 0 से लेकर के 7 तक होता है। 7 से पहले जितने भी मान आते हैं वो हमारे पीएच के कांस्टेंट में कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लेवल की। ये तो आपको बता दिया, एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल की अम्लता हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इस सूत्र से भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या सूत्र, हमारे पास सूत्र, अब हम इसको इरेज करते रहे, इरेज करके फिर हम लिखेंगे। हमारे पास जो फॉर्मेट बन गया वो क्या बन गया, के ए
इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, के ए बराबर क्या हो गया, आर सी ओ ओ माइनस का शक्ति द्रव्यमान और H3O पॉजिटिव का शक्ति द्रव्यमान अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, RCOOH का शक्ति द्रव्यमान। ठीक है, अब हमें क्या चीज मिल गई, हमें पास के ए का मान मिल गया। तो जब हमें इनकी वैल्यू मालूम होगी तो हमें क्या मिल जाएगा, के ए का मान मिल जाएगा। और हमारे पास क्या है, एक फार्मूला ये रहा। इसी फार्मूला के तहत, क्योंकि हमारे पास यहाँ मान क्या है, एच प्लस का, तो वो मान हमने यहाँ रख दिया। अगर हमारे पास के ए का मान है तो ये मान हम यहाँ रख देंगे। यहाँ एच प्लस है तो यहाँ हमने पी एच रख दिया। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यदि के ए का मान है, किसका मान है, के ए का मान है, तो हम पी के ए का मान निकाल लेंगे। और पी के ए के अकॉर्डिंग, यानी पी के ए बराबर क्या होता है, अम्ल की अम्लता, अम्ल सामर्थ्य, अम्ल की अम्लता, अम्ल सामर्थ्य लिख सकते हैं या अम्लता भी लिख सकते हैं, अम्ल की अम्लता। इस तरीके से क्या करेंगे, हम अम्ल की अम्लता को ज्ञात कर लेंगे यदि हमें पीके का मान मालूम हो। अब पीके का मान बढ़ने पर या घटने पर अम्ल की अम्लता बढ़ती है या घटती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जब किसी में H प्लस का मान ज्यादा हो जाएगा, जब किसी में क्या होगा, जब किसी के अंदर जो है वो H प्लस का मान ज्यादा होगा। H प्लस का मान तब ज्यादा होगा जब अम्ल प्रबल होगा, और जब वो H प्लस का मान ज्यादा होगा तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो के ए का मान कैसा आएगा, ज्यादा। तो जब के ए का मान ज्यादा आएगा तो हम यहाँ पर किस तरीके से और सीख लेते हैं, देखिए मैंने यहाँ लिख लिया, के ए इज प्रोपोर्शनल टू अम्ल की अम्लता, अम्ल की अम्लता क्या होगा, के ए इज प्रोपोर्शनल टू अम्ल की अम्लता। के ए का मान जैसे जैसे बढ़ेगा अम्ल की अम्लता वैसे वैसे बढ़ जाएगी। अच्छा, के ए का मान जब बढ़ेगा ना, तो ये कैसी है, ऋणात्मक वैल्यू, अर्थात पी के मान क्या होगा, घट जाएगा। तो पी के ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अम्ल की अम्लता, अम्ल की अम्लता, या ऐसे कर सकते हैं कि अम्ल की अम्लता अम्ल की अम्लता इज प्रोपोर्शनल टू 1/पी के ए। तो पी के ए का मान घटेगा तो अम्ल की अम्लता क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और पी के का मान क्या हो, घटेगा तो अम्ल की अम्लता कैसी हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब जो पी के ए का मान होता है वो पी के ए, किसके, पी के ए का मान अम्ल के लिए, अम्ल के लिए। जब पी के ए का जो मान होता है वो अम्ल के लिए कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 15 तक होता है, 0 से लेकर के 15 तक होता है। तो इसके भी रेंज हैं अलग अलग, अलग अलग रेंज कहाँ है, कि जिसका मान जो है वो 0 न लेकर के क्या ले, हम 1 ले ले रहे हैं यहाँ पर, 1 से लेकर 15। तो 1 से लेकर के 5 तक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, 5 से लेकर के 15 तक दुर्बल अम्ल, क्या हो जाते हैं, अम्ल दुर्बल होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रबल अम्ल के लिए पी के ए का मान कहाँ से होगा, 1 से 5 तक। दुर्बल अम्ल का जो मान है वो 5 से कैसे होगा, 15 के मध्य होगा, वो अधिक दुर्बल होंगे। जिसका मान क्या होगा, जिसका मान 15 होगा वो ज़्यादा दुर्बल होंगे, जिसका मान 5 होगा वो कम दुर्बल होंगे, और जिनका 1 से लेकर के 5 के मध्य होगा वो आपके अम्ल कैसे कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पर जो पीएच के फॉर्म में लेंगे हम, किसके फॉर्म में ले रहे हैं, पीएच। तो पीएच का मान जो है वो 0 से लेकर के कहाँ तक है, 0 से लेकर के हम 3 मान लें तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, प्रबल। 3 से लेकर के हम क्या मान लें, 6.9 मान लें तो ये कैसे हो जाएंगे, दुर्बल। ठीक है, तो ये हमारे कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल, और ये हमारे कैसे होंगे,
दुर्बल अम्ल ये हुए होंगे, ये हमारे कैसे होंगे, प्रबल अम्ल। तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो कार्बोक्सी अम्ल जो होते हैं, यानी जो कार्बोक्सी अम्ल है वो हमारे कैसे होते हैं, खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल होते हैं। तो ये भी बात आपको यहाँ बता दें, नोट कर दें। कार्बोक्सी अम्ल खनिज अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल की तुलना में दुर्बल होते हैं। कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। अब हमारे पास कार्बोक्सी अम्ल कौन से हैं, हमारे पास कार्बोक्सी अम्ल HCOOH, RCH3COOH, CH3COO, सॉरी CH3CH2COOH, और ये हमारे कैसे हो गए, कार्बोक्सी अम्ल। कार्बोक्सी, अच्छा खनिज अम्ल कौन से होते हैं, खनिज अम्ल हमारे पास HCl, HNO3, H2SO4। अब इसी के साथ हम HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, ठीक है। HBr, HCl, HI ये हमारे सब क्या है, खनिज अम्लों की कैटेगरी में आते हैं। खनिज का मतलब है जो पदार्थ खान से निकाले जाते हैं, सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये हमारे पास क्या होते हैं, खनिज अम्ल कहे जाते हैं। तो ये आप विशेष बात क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अगले हम वीडियो में इसके बारे में और छोटी सी बातें बताएंगे कि अम्ल की अम्लता जो है वो किस प्रकार बढ़ती है और किस बेस में घटती है। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो अच्छे लगें तो हमें कमेंट में बताएं, ये हमारा मनोबल होगा। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।